हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। जी हाँ, यहाँ पर हम 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। आपको पता होगा 10th में इकोनॉमिक्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और आपको काफ़ी अच्छे नंबर दे देते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो यहाँ पर आपके चैप्टर की लेंथ भी कम होती है, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी डिटेल नहीं होता और अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। तो उस लिहाज से काफ़ी स्कोरिंग है। तो मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स तो भाई पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका डेफिनेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या होता है? द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज, है ना। देखो यहाँ पर हम डेवलपमेंट शब्द ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही यूज करते हैं, आप साइंस या दूसरे सब्जेक्ट्स में, है ना, हर जगह पे हम यूज करते हैं, ग्रोथ से जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पर भी वही है। ओके, सो द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस, है ना। कोई चीज ग्रो करके ज्यादा मैच्योर और ज्यादा एडवांस हो जाए तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, उस प्रोसेस को, है ना। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम इस चीज को इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, हम यहाँ जो ग्रोथ होगा वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझने वाले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है, कुछ और भी बातें हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। कंटेंट क्या क्या है यहाँ चैप्टर के अंदर देख लो। तो डेवलपमेंट बेसिक तो हमने देखा और भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स होते हैं। ओके, देन इनकम एंड अदर गोल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम ही यहाँ पर बात करा जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स है, दूसरे गोल्स भी यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे। नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं करी जाएगी, नेशनल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स बेस्ड ऑन दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है। इसके बाद में पब्लिक फैसिलिटीज की बात करी जाएगी, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। सो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट he could live a happy life and fulfill all the materialistic goals या desires, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें इंडिविजुअल जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी पा रहा है और वो अपनी सारी ज़रूरतों को, ठीक है, पूरा कर पा रहा है। ज़रूरतों मतलब यहाँ पर मटीरियलिस्टिक बोला है ना। और तो अगर ये टर्म आ गया तो मतलब क्या, कोई भी मटेरियल को हम पैसे से ही खरीद सकते हैं? तो देखो, सिर्फ पैसा नहीं, मतलब पैसे का डिज़ायर या चीज़ों का डिज़ायर को भी हम पूरा करें और साथ में हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिए, ऐसी डेवलपमेंट को हम ह्यूमन डेवलपमेंट मानेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर इसमें बहुत चीज़ें समझने वाली बात है कि जैसे अब इसको हम आगे डीप में डिस्कस करेंगे भी, बट फिर भी क्योंकि दो टर्म्स दिए हैं यहाँ पर, हैप्पी लाइफ भी कहा है और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी कहा है फुलफिल करने को। तो इसका मतलब ये क्या है कि खाली पैसा हो जाने से और चीज़ें आपके पास आ जाएं तो क्या वो डेवलपमेंट माना जाएगा? अगर आप दिल से दुखी हो, अगर मन में बहुत तकलीफ है, चीज़ें बहुत सारा आपके पास है, लेकिन उसको भी हम डेवलपमेंट नहीं मानेंगे अपने अंदर की, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो कैसे सकता है? अगर किसी देश में हम एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ उसके पास पैसा होने से, सिर्फ उसके पास खुशहाली होने से नहीं होगा। ये ओवरऑल जो है, ये ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में, वो जिस देश में रहता है उसके डेवलपमेंट पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, भले ही उसके पास पैसा हो। ये भी हम देखने वाले चैप्टर के अंदर। इट प्रोवाइड्स ability to a nation to improve its lives of citizens, ठीक है। किसी भी देश के पास, जब हम किसी देश का डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्यों चाहिए वो? क्योंकि वो उसके सिटीजन की लाइफ को ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा, है ना। जैसे मान लो कि एक कोई इंसान है, कोई पर्सन है, वो किसी देश, मान लो इंडिया में ही एक ऐसा पर्सन है जो मिलेनियर है, मतलब काफ़ी पैसा है उसके पास, फिर भी वो जब यहाँ रहता है इंडिया में तो उसको यहाँ की दिक्कतों का भी सामना करना होगा। अगर यहाँ पोल्यूशन होता है तो उसको झेलना है, अगर यहाँ पर रोड अच्छे नहीं है तो उसको वो भी झेलना है ना। गाड़ी बहुत महंगी है लेकिन रोड तो ख़राब है।
तो जब देश का डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल अपने आप इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होता ही है। सो दैट इज ऑब्वियसली ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ओके इसके बाद अपन इसी चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इवन हम स्टेट को भी कंपेयर करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले में। ओके सो यहाँ पर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। मतलब क्या? हर इंसान का डेवलपमेंट का जो गोल है वो एक नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो कि आप हो, कोई भी एक बच्चा है जो अभी 10th में पढ़ रहा है मान लो, ठीक है, एक मिडिल क्लास से है, तो वो क्या सोचता है कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूं, एक बड़ा इंसान बनूं, ठीक है, मेरे पास अच्छे पैसे भी आएँ और मैं अपने फैमिली को खुश रख सकूं, है ना। ऐसे एक लड़की जो 10th में है या एक ऐसी बच्ची जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और उसके भाई बहन की तरह उसको उतना प्यार या उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, तो वो क्या सोचेगी कि भाई उसका डेवलपमेंट क्या है कि वो भी उसके भाई की तरह वो भी फ्रीडम में जिए और वो भी बाहर अब्रॉड जाके पढ़ सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए डेवलपमेंट है। ओके और इसके अलावा एक जो हमारी मम्मी है, ठीक है, हमारी मदर है, वो क्या चाहती है, उनका डेवलपमेंट क्या है कि वो अपने बाल बच्चों को पढ़ लिख के, है ना, पढ़ा लिखा के और एक अच्छा इंसान बनाए, एक बड़ा इंसान बनाए, वो उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हर इंसान का, हर पर्सन का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, ठीक है, तो यानी कि ऐसा लेबरर या ऐसा किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है कि उसको रोज़ काम मिले, ठीक है, उसको डेली काम मिले। ओके, क्योंकि डेली काम मिलेगा तो डेली उसके घर में अनाज आएगा, पैसे आएंगे, चीज़ें आ सकती है ना। उसको अच्छा वेतन मिले, बेटर वेजेस, अच्छा पगार मिले, ठीक है, जो भी पैसे आ रहे हैं अच्छी अगर ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली वो अपने घर में अच्छी चीज़ें कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। ओके, इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो वो चाहता है कि उसको भी इम्पोर्टेंस मिले, गांव में उसकी भी जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे, इक्वालिटी बनी रहे, है ना। तो ये उसका डेवलपमेंटल गोल है। ओके, अगर उसी गांव की बात करते हैं जहां पर प्रॉस्परस फार्मर है, मतलब एक ज़मींदार टाइप का फार्मर है, बहुत ज़मीन है उसके पास, उसका गोल क्या वही होगा? नहीं, उसका गोल अलग होगा, क्योंकि ये चीज़ तो उसके पास है, इक्वालिटी है, प्रतिष्ठा है, मान है, ठीक है ना, तो और उसके पास अच्छा पैसा भी आ रहा है। अब वो क्या चाहता है? उसका गोल है हायर फैमिली इनकम को और बढ़ाई जाए ताकि और ज़्यादा चीज़ों को वो ला सके, खुशियाँ ला सके, ठीक है। बेटर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो अच्छा एजुकेशन दे सके, टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रॉड, ठीक है, पैसा तो है, बच्चों को पढ़ा लिखा के अब्रॉड में सेटल कर सके, तो ये उसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। तो यानी क्या है, ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट, हर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल एक ही हो। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो ये है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन के आता है, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, कि अगर हम बात करते हैं कि कोई एक चीज़ हो रही है तो एक पर्सन बोल सकता है कि हाँ इससे तरक्की होगी, इससे डेवलपमेंट होगा, तो उसको डेवलपमेंट लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को वही चीज़ डेवलपमेंट ना लगे, बल्कि वो क्या लगे, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन लगे। ठीक है, तो ये बात समझना कि कोई एक चीज़ हो रही है, अगर जैसे मान लो यहाँ बता रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब कहीं डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई ये तो डेवलपमेंट होगा, अब पानी मिलेगा, सब जगह सिंचाई हो पाएगी, इरिगेशन हो पाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगा, तो वो मतलब काफ़ी लोग मान रहे हैं कि हाँ वो डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर डैम बन रहा है उसके आसपास के जो लोग हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा, तो वो चीज़ नहीं चाहते, है ना, उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो गया, उनका जो घर था, उनकी जो ज़मीन थी वो छिन गई, ठीक है, तो उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो वो सेम चीज़ दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट हो, भले वो चीज़ डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे एक फुटपाथ बन रहा है रोड के साइड में, ठीक है, या फिर रोड का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड फैलाया जा रहा है, हो सकता है कि वहाँ पर
कुछ लोग हैं जो झुग्गी बना के रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो उनका घर उजड़ जाएगा। ओके, या फिर मान लो कि अगर रोड एक्सपैंड होने वाला है, रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब 4 लेन या 3 लेन, 2 लेन का रोड है उसको 4 लेन का रोड बनाया जा रहा है ना, वाइड किया जा रहा है, तो क्या होगा कि आसपास के जो घर है उनको तोड़ना होगा, है ना, डिमोलिश करना होगा, बिल्डिंग का कुछ पार्ट टूट सकता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। ओके, रोड वाइड होगा तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को फायदा होगा, है ना, जब ट्रैफिक नहीं होगी, हॉस्पिटल्स में पहुंचना, एयरपोर्ट में जाना, बहुत लोगों का फायदा होगा, ठीक है, जो यातायात है वो तेज होगा। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके लिए तकलीफ की भी बात है, जिनका घर टूट रहा है उनके लिए तकलीफ की बात है। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, ठीक है। कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, काफ़ी जगहों पे ऐसा प्लान होता है कि हमारे यहाँ से, हमारे पास में यहाँ पर एक प्लान था कि यहाँ इधर एयरपोर्ट आने वाला है, पर क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट कोई छोटी ज़मीन में तो नहीं आता ना, तो वहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट लोगों की ज़मीन भी चली जाती, तो उसको कहीं और शिफ्ट किया गया उस प्लान को, ठीक है। काफ़ी लोगों ने अपोज किया, तो एयरपोर्ट आ जाता तो डेवलपमेंट था, है ना। जिसकी ज़मीन नहीं वो तो बोलेगा हाँ भाई अच्छा है, इससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी ज़मीन की। जो आसपास के लोग हैं जिनका ज़मीन एयरपोर्ट वाले में नहीं आ जाता, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी एक पर्सन के लिए या कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है, कि कुछ और लोगों के लिए वो हो सकता है कि नुकसान की बात हो। ओके, तो यहाँ पर 2 बातें समझ ली, क्या है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर इंसान का डेवलपमेंटल एम जो है वो एक नहीं हो सकता, ओके, अलग अलग होगा। और दूसरी बात कि कोई एक चीज़ जो मुझे डेवलपमेंट लग रही है वो शायद किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो बल्कि डिस्ट्रक्शन हो। आगे देखते हैं गाइस, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ये चीज देखना कि डेवलपमेंटल गोल्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैसा या कोई एक चीज नहीं हो सकती, ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी, थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। देखो इनकम के साथ साथ क्या बोला है, अदर गोल्स। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे अब ये भी चीज़ ज़रूरी है, आप कहीं काम करने जा रहे हो, मान लो कहीं आप जॉब करने जा रहे हो और आपको रिस्पेक्ट ना मिले, तो क्या आप वहाँ पर, भले ही पैसा बहुत मिल रहा है, क्या आप वहाँ पर टिकना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। या आपको वहाँ पर इक्वालिटी ना मिले, ठीक है, इक्वालिटी ना मिले, आपकी राइट्स पूरे ना हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आप पसंद नहीं करोगे। ओके, जैसे मान लो कोई लेडी है, कोई विमेन है, वो जा रही है कहीं पर ऑफिस में काम करने, अगर उसको मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि भाई तुम फीमेल हो, तुमको ये काम नहीं दिया जाएगा, या तुम इतना ही पे लोगे, तुमको काम उतना ही कर रही है जितना एक मेल कर रहा है, फिर भी उसको पे कम मिल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन जो होगी वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पैसा मिले ये ज़रूरी, ये चीज़, ये डेवलपमेंट नहीं है, या सिर्फ यही चीज़ ज़रूरी नहीं है। इनकम के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी गोल्स में, डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड की जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, उनको बाकी जो एम्प्लॉयज़ है वैसा ट्रीट किया जाए, फ्रीडम मिले, ओके, और सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, सिक्योरिटी मिले, है ना। जैसे कि अभी मैं फीमेल की एग्जांपल ले रहा था, एक फीमेल, मान लो कि किसी कोई ऑफिस है जहाँ पर 5 स्टाफ करते हैं, 4 मेल्स है, 5 स्टाफ काम करते हैं, 4 मेल्स है, 1 फीमेल है, तो अगर उस फीमेल को वहाँ सिक्योरिटी नहीं लगेगी या वहाँ उसको उस एनवायरनमेंट में अच्छा नहीं फील होगा, तो क्या वो वहाँ पर जॉब करेगी? नहीं करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बेसिस पे, कास्ट या कोई बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो पसंद नहीं आएगा, ओके, वो चीज़ पसंद नहीं होगी। सो देर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट मीन्स अ लॉट फॉर आवर लाइफ्स, ठीक है। मतलब कि पैसा तो चलो मेजर हो सकता है ना, कि हाँ 10,000, 20,000, 50,000 इतना सैलरी है, इतना इनकम है, वो मेजर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोग कहीं पर जॉब छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी बहुत मायने रखती है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ वहाँ बहुत पे तो अच्छा है बट वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान को ज़रूरी होती है अदर देन इनकम, ठीक है, तो वो भी उनके डेवलपमेंटल गोल्स में आता है, ओके।
इसके बाद इफ़ यू गेट, देखो अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस बताए गए हैं, टेक्स्ट बुक के थोड़ा सा पार्ट से लिया है मैंने, कि अगर मान लो आपको 3 तरह के जॉब ऑफर किए गए हैं, ठीक है, 3 अलग अलग जॉब ऑफर किए गए हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। अब इसमें आप कौन सा जॉब करना पसंद करोगे, ठीक है। एक जगह पर क्या है जो आपके घर से काफ़ी दूर है, ठीक है, और हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर, काम करने में मतलब कोई वहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा है, या कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि वहाँ पर आप काम करके कुछ सीख भी सकते हो। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी है। सिर्फ एक यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ क्या है कि ये घर से दूर है, आपको परिवार से दूर रहना होगा। दूसरा जॉब में क्या है कि वहाँ पे तो लेस है, ठीक है, वहाँ पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, मतलब ऐसी जॉब कभी भी छूट जाएगी ऐसा नहीं है। ओके, फैमिली टाइम मिलेगा आपको, घर के पास है, आपको काफ़ी फैमिली टाइम मिल रहा है, ट्रैवलिंग और सब में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, और फ्रीडम भी है, वहाँ पर काम करने की आज़ादी भी है। तो आप ये काम सेलेक्ट करोगे या ये काम चूज़ करोगे, या फिर एक और है ऑफ़र जहाँ पर पे बहुत अच्छा है, हाई पे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज काम है शायद कल आपको निकाल दिया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट है, ठीक है, हेक्टिक शेड्यूल, ठीक है, मतलब रात को 12 बजे कॉल करके बुलाया था, बेटा काम आ गया चला जा, हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब 10-10, 12-12 घंटा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा नो फैमिली टाइम, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, लेस फ्रीडम, ठीक है, ये तो इसमें तो बहुत दिक्कत है। खाली इसमें यही चीज़ है कि भाई पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो आप कौन सा काम, क्या आपके लिए सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पैसा कम है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली टाइम मिल रहा है, मतलब ये दोनों एकदम अपोजिट है, ठीक है। मान लो आपको यहाँ पर 1 लाख मिल रहा है, ठीक है, इस वाले में आपको 30,000 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो इसमें आपको 60,000 मिल रहा है, कौन सा काम करोगे आप, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है, किसी इंसान को जब वो जॉब करने जा रहा है वो सेलेक्ट करेगा इसी चीज़ों के बेस। अब लाख रुपए और 30,000, काफ़ी लोग बोलेंगे यार यही सही है, पर इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लाख रुपए बोल रहा है, शायद 1 महीना ही काम करा निकाल दे, ठीक है, तो इसको तो सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी तो बंदा ज़्यादा भागेगा। तो इन दोनों में अब चूज़ करना है। ओके, आगे देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट जो होता है, देश का डेवलपमेंट, उसमें भी वही बात है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही यहाँ ज़रूरी नहीं है, और भी डोमेन है, जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो वहाँ पर, हेल्दी पॉलिटिक्स हो वहाँ पर, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर को लेके या फिर कास्ट को लेके, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डेवलपमेंट, अच्छी बड़ी बड़ी ऑफिसेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट, बहुत बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो डेवलपमेंट। तो इन सब डोमेन में जब डेवलपमेंट होगा तब हम सही मायने में नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। उसी को हम थोड़ा देखते हैं इलैबोरेटेड मैनर में, ठीक है। सो नेशनल डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। नेशनल डेवलपमेंट जब होता है तो उससे होता क्या है, उससे वो देश अपने नागरिकों को, ठीक है, अच्छी जिंदगी प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब नेशनल डेवलपमेंट होने में ये एडवांटेज। अब क्या है, देखो कैसे मेजर किया जा सकता है कि यहाँ नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। सो दैट विल बी मेनली मेजर्ड बाय द इंक्रीजिंग जीडीपी, ठीक है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में सेकेंड चैप्टर में मैंने ऑलरेडी वो वीडियो हो चुका है, तो आप उसमें देख सकते हो। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअली क्या करता है, हमारे देश में एक साल में हमारे देश में टोटल गुड्स एंड टोटल सर्विसेज, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है ना। मान लो कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे रुई निकाल के, कॉटन निकाल के और उससे शर्ट बना दिया, तो जो शर्ट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ऐसे ही मेटल एक्सट्रैक्ट करके और उससे कोई मशीनरी बना दी, तो मशीनरी की जो वैल्यू होगी, उन सब का जो अमाउंट होगा, उन सबको टोटल किया जाएगा। तो सारे फाइनल फिनिश्ड गुड्स का टोटल वैल्यू का टोटल किया जाएगा, कितना अमाउंट आ रहा है उसका। और ऐसे ही फिनिश्ड जो टोटल सर्विसेज है, ठीक है, देश में गुड्स एंड सर्विसेज है, उन सब की वैल्यू को ऐड करा जाएगा एक साल का, वो उस देश का जीडीपी होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर बेसिकली वो पूरा इनकम की ओवरऑल बात करते हैं, ठीक है।
तो इससे काफ़ी हद तक पता लगता है कि कितना डेवलप कर रहा है कोई भी देश। ओके, सोशल फैक्टर, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी ही, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। सोशल फैक्टर यानी कि उस देश की लिटरेसी कैसी है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कैसा है, क्या अच्छे खासे पढ़े, हर इंसान अच्छा पढ़ रहा है या फिर सब चौपट है, ठीक है, पैसा तो बहुत है लेकिन चौपट है, क्या ये चलेगा आगे जाके फिर वो डेवलपमेंट फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा उस वक्त भी वहाँ पर बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स कितने सही हैं, कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एक मतलब पेशेंट्स पर 100 पेशेंट कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट के लिए काउंट करी जाएंगी या मेजर करी जाएंगी। इकोनॉमिक फैक्टर, वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ कितनी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मेजर करती है क्या, किसी देश का डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। थोड़ा सा और देखते हैं गाइस इसके बारे में, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो पहले तो ये समझ लो कोई भी कंट्री या स्टेट को नेशनल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के मामले में कैसे हम कंपेयर करेंगे, किसी कंट्री को या स्टेट्स को आपस में डेवलपमेंट के मामले में कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने जो क्राइटेरिया पकड़ रखा है टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, सो दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है मैं आपको मतलब बताऊंगा, वैसे बहुत सिंपल है वो। पर कैपिटा इनकम इज पूरे देश का जो नेशनल इनकम है, सो द नेशनल इनकम, पूरे देश का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इससे एवरेज इनकम भी मतलब कह सकते हो आप कि अगर टोटल इनकम समझो, जो भी कुछ टोटल अमाउंट आया पूरे देश में जो लोग काम करते हैं उसकी वजह से टोटल इनकम आया, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दिया, तो एक पर्सन का एवरेज में कितना वो अर्न करता है वो चीज़ मिल जाएगी। सो दैट विल बी कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेशनल बैंक जो है, सॉरी नेशनल बैंक बोल रहा हूँ मैं जो वर्ल्ड बैंक है वो नेशनल डेवलपमेंट, किसी देश के डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया को पकड़ता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, यानी सिर्फ पैसे के मामले में, सिर्फ मॉनेटरी पॉइंट से वो डेवलपमेंट कंपेयर करता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है वो देखो, लिमिटेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवन इन अनइवन विच इज अनइवन इन अ कंट्री, ठीक है। तो हमको पता है कि अभी ये जो हम जब ऐसे एवरेज निकालेंगे तो इसमें बहुत खामियां हैं यार। मतलब मान लो कि ये एवरेज पर कैपिटा इनकम ज़्यादा दिखे भी कि हाँ एक साल में मान लो ये 2 लाख आ रहा है, एक साल में पर कैपिटा इनकम 2 लाख आ रहा है, तो मतलब कि एवरेज में हम ये सोचेंगे कि एवरेज में हर पर्सन कितना कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, पर ऐसा है नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं है सर? क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ आधे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी अर्न कर रहे हैं, मतलब वो लोग 8 लाख अर्न कर रहे हैं, तो बचे हुए आधे लोग का क्या अर्निंग होगा, बहुत कम होगा ना रिलेटिवली। समझ सकते हो आप। मान लो कि किसी देश में, मान लो किसी पार्ट में 100 लोग हैं, ठीक है। अब इनका जो पर कैपिटा इनकम PCI जो निकल के आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 1 लाख, ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकल के आ रहा है 1 लाख पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एवरेज में हर पर्सन 1 लाख रुपया कमा रहा है, ऐसा दिख रहा है। बट एक्चुअली यहाँ जो रियल सिनारियो है वो ये है कि इसमें जो 90 लोग हैं, ठीक है, वो मान लो सिर्फ 5,000 कमा रहे हैं, और जो बाकी 10 लोग हैं ना, उनकी इनकम इतनी हाई है कि वो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम 1 लाख दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा ये जो अनइवननेस है वो यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो वर्ल्ड बैंक को दिख तो रहा है कि हाँ भाई ये देश जो है काफ़ी उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो अगर सिर्फ उसी से रैंकिंग लगाई जाए तो क्या होगा, उससे बहुत ये जो अनइवननेस है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ कैसे मेजर करी जाए कि हाँ भाई हर पर्सन वहाँ पर कितना खुशहाल है, हर पर्सन के पास कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेजर करने का जो मतलब ओवरऑल एक तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। सो दैट इज एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
एंड दैट इज UNDP। तो ये जो UNDP है फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है, यहाँ पर HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। और इस रिपोर्ट के तहत मतलब सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम इज वन क्राइटेरिया, पर इसके अलावा हेल्थ, वहाँ का जो उस देश का हेल्थ फैसिलिटी कैसा है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी कैसा है और एजुकेशन कैसा है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ों को कंपेयर करके या यूज़ करके जो UNDP है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है या पब्लिश करती है, और उस हिसाब से देश की मतलब जो भी कंट्रीज़ है दुनिया भर में उनकी रैंकिंग की जाती है, ठीक है। तो ये एक बेहतर क्राइटेरिया माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो पैसा है उसको पॉइंट नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में हमने ड्रॉबैक देखा क्या है, उसमें हो सकता है कि देश के 2% लोग 98% इनकम जैसे इंडिया में नॉर्मली है, 98% ऑफ द इनकम इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ रिच पीपल, है ना, 2% ऑफ द रिच पीपल। बाकी 2% जो इनकम है या जो वैल्यू है वो सिर्फ वो 98% पॉपुलेशन के पास है। मतलब ये जो अनइवननेस है वो यहाँ हो सकती है, जो इधर नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर किसी देश में इवननेस है, अगर प्रॉपर डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर हेल्थ केयर अच्छा होगा, वहाँ एजुकेशन अच्छा होगा, हर चीज़ सही रहेगी, तो ओवरऑल मायने में डेवलपमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं इसी चीज़ को। सो मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो मैंने यहाँ बताया नेशनल इनकम को मेजर करने का जो तरीका है वो क्या है। सो यहाँ पर बेसिकली हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। सो द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री with respect to the total population. Total national income, it is a ratio of total national income by total population. इससे हमको per capita income पता लगता है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें 2006 की, ठीक है, विच इज ब्रॉट बाय वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम का जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है कि अगर 12,000 या 12,056 पर एनम डॉलर्स, US डॉलर्स, ठीक है, अगर ये जो चीज़ है इतनी वैल्यू से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है किसी देश का, समझ रहे हो, अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम इस वैल्यू से ज़्यादा है, पर कैपिटा ये साल भर का के हिसाब से क्या काउंट किया जाता है। सो अगर ये 12,056 USD से ज़्यादा है, डॉलर्स में क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि डॉलर जो है मतलब कोई भी चीज़ की वैल्यू, कोई भी सामान ले लो, जैसे ये चीज़ है, इसकी वैल्यू पूरे दुनिया में डॉलर में अगर मेजर करोगे तो वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए उसको एक स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड अबाव, तो अगर इतनी वैल्यू हो या उससे ज़्यादा हो, 2017 के हिसाब से बात हो रही है, तो ऐसे कंट्रीज़ को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना है या इससे ज़्यादा है, ऐसे कंट्रीज़ को रिच कंट्री माना गया, ठीक है। और अगर जो पर कैपिटा इनकम है वो 955 यानी 955 USD से कम हो, ठीक है, किसी देश का, तो उसको लो इनकम कंट्री में काउंट किया जाएगा। जैसे इंडिया आता है लो इनकम कंट्री में, इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2017 के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो बताए गए। इसके बाद गाइस सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ओके। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भी देखते हैं हमारे आसपास जो कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, ठीक है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा कंपेयर करते हैं हमारे अलग अलग चीज़ों को लेके जो UNDP जो बताता है, ठीक है, उससे जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2018 का है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP जो लाती है, ठीक है, न्यूयॉर्क वाली, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एंड HDI रैंक का मतलब क्या है, ये बेसिकली जो डेवलपमेंट बताता है किसी देश का, तो वो रैंकिंग है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। सो यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ का काउंट किया जाता है, ओवरऑल ये 189 कंट्रीज़ में का ये रैंकिंग होता है, ठीक है। तो अगर इतने कंट्रीज़ का मेजर होता है बेसिकली, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कंपेयर टू इंडिया, इंडिया से आगे है कौन है, श्रीलंका। देखो यहाँ पर, अच्छा ये जो पर कैपिटा इनकम जो आपको दिया है ना वैल्यू, ये ऑब्वियसली डॉलर्स में दिया है, बट ये
जो हमारा नेशनल इनकम नॉर्मली नहीं लिया गया, ये क्या लिया गया है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम है, GNI को लेके ये किया गया है। बट ओवरऑल आप बस इसको ये ध्यान रखो कि कंपेयर करना है हमको बेसिकली। तो श्रीलंका का कितना है 11,326, अगर हम देखें इंडिया का तो वो है 6,353, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, मतलब श्रीलंका इज़ वे अहेड। अब यहाँ पर देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो 2017 के हिसाब से चीज़ें, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेफिनेशन मैं बता दूंगा वैसे आगे। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ हम कितनी जीते हैं किसी देश में, इंसानों की एवरेज लाइफ कितनी है, 70 साल है या 80 साल है बेसिकली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि श्रीलंका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वहाँ पर ज़्यादा है 75.5, इंडिया का कितना है 68.8, ओके। बाकी भी आप देख सकते हो म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल का, ठीक है। इसके बाद मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग पीपल एज 25 एंड अबाव, ठीक है। मीन एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है जो स्कूलिंग हम करते हैं, तो यहाँ पर है 10.9, यहाँ पर है 6.4 इंडिया का, ठीक है। श्रीलंका इज ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा दिख रहा है रैंकिंग पोजीशन में। तो अगर क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका का काफ़ी सारा जो आंकड़े हैं बहुत बेटर हैं, इसलिए वो जो HDI रैंक में डेवलपमेंट किसी मतलब देश का जो डेवलपमेंट होता है उसकी रैंकिंग में 76th रैंक पे आता है, और हम इंडिया की बात करें तो 130th रैंक पे आ रहा है, ठीक है। बाकी और आगे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की भी तो उसमें भी श्रीलंका आगे है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज़्यादा है वहाँ पर, ऑब्वियसली मेडिकल केयर और बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो सब चीज़ें अच्छी होंगी तो कोई इंसान का एवरेज लाइफ ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, ठीक है। इसके बाद स्कूलिंग मतलब एजुकेशन भी वहाँ बेटर ही है। तो ये सब चीज़ें जो है, आप ये देखो, ये यहाँ पर हेल्थ काउंट हो गया, यहाँ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आ गया, ये हेल्थ वाला आ गया, ये एजुकेशन वाला आ गया। तो ये तीनों चीज़ें आ गई और इन सब में बेटर है, इसलिए यहाँ पर इनकी रैंकिंग काफ़ी बेटर है, ठीक है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर भले ही पीछे हैं श्रीलंका से, लेकिन हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो बेटर हो रही है। और क्योंकि यहाँ पर अब जो हेल्थ केयर या एजुकेशन ये सब चीज़ों पे और ज़्यादा अब स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम जो है इकोनॉमी में भी आगे आ जाएंगे कुछ टाइम में, डोंट वरी। बस ये है कि हमको थोड़ा मेहनत करना है और आत्मनिर्भर बन के काम करना है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। HDR पब्लिश्ड बाय UNDP। तो ये याद रखना कि जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, वो कौन पब्लिश करती है, UNDP। सब MCQs में आता है, थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की अगर हम बात करें तो उस इंडेक्स के इसका मीनिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन HDI रैंक जो होती है उससे क्या पता लगता है कि वहाँ पर ह्यूमन लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई है किसी भी देश में। जैसे हमने अभी देखा श्रीलंका, इंडिया और बाकी नेबर्स का कंपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से इंडिकेटर्स है, कौन से पैरामीटर्स है जो यहाँ पर लिए जाते हैं HDI को मेजर करने के दौरान, ठीक है। तो ऑब्वियसली HDI रैंकिंग जो है वो तो है ही, पर वो कौन सी बातों पे डिपेंड करती है। सो उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये वाला टर्म को मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैं सब डेफिनेशन आगे देने वाला हूँ। इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, तो इन्फेंट डेथ रेट है ये, ठीक है, कि 1 साल के अंदर कितने बच्चे आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रंस कितने बच्चे जो है वो खत्म हो जा रहे हैं 1 साल के अंदर, उनकी डेथ हो जा रही है। सो दैट इज इन्फेंट, मैं उसका डेफिनेशन आपको देने वाला हूँ अलग से, डोंट वरी। सो दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसके बाद मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब जो माएँ बच्चे देती है, ठीक है, या जिस भी औरत को बच्चे हो रहे हैं तो बच्चा देने के टाइम पे, ठीक है, बच्चा पैदा करने के टाइम पे उनकी डेथ्स भी हो जाती है, तो वो है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। तो वो भी काउंट किया जाता है। इसके बाद ऑब्वियसली ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर माना जाएगा। फिर उसके बाद एडल्ट लिटरेसी रेट, ये बताऊंगा डेफिनेशन में आपको मैं, लिटरेसी रेट तो समझ में आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, तो हम ये चाहेंगे ना कि ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ना रहे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी पॉवर्टी लाइन से अगर नीचे रहेंगे मतलब गरीब है, तो ज़्यादा गरीब लोग थोड़ी, ज़्यादा गरीबी थोड़ी चाहिए हमको, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम और GDP एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अगर प्रॉपरली
मेजर की जाए तो उसी से क्या बनता है, HDI रैंक बनती है, ठीक है। और हमने देखा HDI रैंक में हम 138 पे आते हैं, श्रीलंका 76 पे आता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 150 पे आ रहा है, सही। आगे देखते हैं गाइस। ओके, सो नाउ मैंने बताया था भी ये जो अलग अलग चीज़ें जो हमने यहाँ देखी उन सबको हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मैंने बताया एवरेज लाइफ जो हम जीते हैं। सो इट इज़ द एज या इट इज़ द एवरेज एज विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, ठीक है। किसी भी रीजन में लोगों का एवरेज एज कितना है, ठीक है, कितना लाइफ वो जीते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया में, मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 67.34 ईयर्स, और फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 69.64 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, मेल्स शायद ज़्यादा बाहर निकलते हैं, एक्सीडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट आप देख सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। इसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब मैंने बताया, इन्फेंट मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बेबीज़। मतलब जो 1000 बच्चे एवरेज में बताया जा रहा है कि हर 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसमें से एवरेज में कितने बच्चे जो है वो पैदा होते हुए 1 साल के अंदर डेथ हो जा रही है जिनकी, तो वो हो जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वैसे ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर्स आउट ऑफ 1000 मदर्स वाइल गिविंग बर्थ टू बेबीज़, ठीक है। जो मदर्स बेबी डिलीवर कर रही हैं उस टाइम पे उनकी जो डेथ्स हो जा रही है, तो वो टोटल नंबर को, ठीक है, आउट ऑफ एवरी 1000 मदर्स, ठीक है, जो बच्चे पैदा करी उसमें कितनी की डेथ हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद है एडल्ट लिटरेसी रेट या एडल्ट लिटरेसी रेशियो। तो यहाँ पर क्या है ये, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल ऑफ बोथ सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, एज मोर देन 15 ईयर्स हैविंग एबल टू रीड एंड राइट, ठीक है। तो ये जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, ये एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब 15 साल के एज के पार कितने लोग हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ लिटरेसी रेट, ये तो एडल्ट का हो गया। सिर्फ लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, इट इज इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव ईयर ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। 7 साल या उससे ऊपर के लोग जो लिटरेट हैं, ठीक है, उसको हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं। एडल्ट वाले में 15 साल के ऊपर, ठीक है। देन कमिंग टू पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। वैसे पॉवर्टी लाइन को हम बोल सकते हैं द एस्टिमेट मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू सिक्योर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मतलब अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरी कर सकें उतनी इनकम अगर है, ठीक है, एटलीस्ट उतनी इनकम है, तो वो लिटरेसी लाइन के ऊपर आ गए या उससे ऊपर, ठीक है, अबव आ गए। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब क्या, अगर वो अपनी बेसिक उतना कमा नहीं पा रहा है कि अपने वो बेसिक नेसेसिटी को पूरी ना कर सके, तो उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन में कहेंगे। अब बेसिक नेसेसिटी को क्राइटेरिया क्या माना गया, देखो, अकॉर्डिंग टू कैलोरी कंज्यूम्ड बाय ईच पर्सन पर डे, ठीक है, खाना जो हम खाते हैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो गांव रूरल एरियाज में दैट वैल्यूज 2400 और अर्बन एरियाज में दैट वैल्यूज 2100, ठीक है। तो यहाँ पर इतना भी कैलोरीज अगर किसी को नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आएगा बिलो पॉवर्टी लाइन में। ये रूरल एरियाज का है, ये अर्बन का है, ओके। तो ये बेसिक नेसेसिटी कितनी होनी चाहिए वो बता दिया गया है। देन वी हैव, अब यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ सम स्टेट्स, लाइक मतलब कंपेयर किया गया महाराष्ट्र, केरला और बिहार के बीच में। तो आप देख सकते हो, सॉरी, इट इज कौन सा लिया है यहाँ पर, हरियाणा, केरला और बिहार लिया है, महाराष्ट्र ने लिया है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, 2016 के हिसाब से बताया ये वाला, तो यहाँ पर है IMR है, अब ये शॉर्टकट भी याद रखो, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना यहाँ पर 33,
यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर कितना है 38। तो बेटर कौन सा है? अगर बच्चों की, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी डेथ्स कम हो रही है तो वो बेटर चीज़ है। तो उस हिसाब से देखिए तो केरला यहाँ पर एडवांटेज में है। ओनली 10 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आउट ऑफ 1000, 10 बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। सो कंपेयर टू अदर, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद लिटरेसी रेट परसेंटेज, तो अगर हम 2011 के हिसाब से ये वाली वैल्यू बताइए, तो लिटरेसी रेट के हिसाब से बात करें तो उसमें यहाँ 82%, यहाँ 94%, यहाँ 62। तो इसमें भी सबसे बेटर कौन है? केरला। लिटरेसी रेट अच्छी है, लोग पढ़ लिख रहे हैं वहाँ पर, बढ़िया है यार, ठीक है। और एक चीज़ अब देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो तो ये अब पर 100%, मतलब पर 100% सेकेंडरी स्टेज यानी सेकेंडरी स्कूल तक कौन कौन पहुँच पा रहा है, कितने लोग पहुँच पा रहे हैं पर 100%। तो ये 2013-14 के हिसाब से बताया। सो अगेन हरियाणा का 61 है, यहाँ 83 है, यहाँ 43 है। तो आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर केरला जो है वो एडवांटेज में है, ठीक है। अब नेट ओके, ठीक है, ये सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है, सबका डेफिनेशन यहाँ बताया गया आपको, बट आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं बताई गई है, दैट इज़ द पर कैपिटा इनकम, या जो इनका स्टेट का के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो वो हरियाणा का बेटर है, ठीक है। वो अगर इनकम के हिसाब से बात करें तो वो हरियाणा का बेटर है, बट फिर भी क्या होता है कि क्योंकि बाकी कंपैरिजन में, बाकी चीज़ों के अगर हम मामले में बात करें तो केरला एक प्लस पॉइंट में है, उसके लिए वहाँ पर हम केरला को हाई रेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं होता, बाकी लाइफ की चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, IMR क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज proportion of 1000 live children born in the particular year, ये बताया मैंने। इसके बाद लिटरेसी रेट मेजर्स द proportion of literate population in the 7, अच्छा यही बता दिया मैंने। इसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो, हाँ ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अच्छा, ये चीज़ आ गई ऑलरेडी। देन कमिंग टू पब्लिक फैसिलिटीज। अब गाइस यहाँ पर मैंने जैसा बताया आपको कि अगर किसी देश में एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही पैसा हो बहुत सारा, तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उस देश का कंडीशन भी ओवरऑल अगर अच्छा होगा तो ही वो अच्छे से, पूरी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएगा। भले उसके पास कितना ही पैसा है, वो महंगी गाड़ी ले आए, ठीक है, महंगी से महंगी अगर उसके पास गाड़ी हो लेकिन रोड ही ना हो ढंग का तो क्या होगा, ठीक है। अगर वहाँ पोल्यूशन है बहुत सारा तो क्या होगा? तो क्या वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जी पाएगा? नहीं, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक के लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल कर रहा है देश, ठीक है ना। सो यहाँ पर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन इज कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटी। अब यहाँ पर मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन तो खरीद सकते हो लेकिन वो मेडिसिन हमारे देश में कितना मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बेसिकली मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर एट्सेट्रा। आप देख सकते हो ना, जैसे अगर कोई रिच पर्सन है, ठीक है, उसको अगर कुछ बहुत हेल्थ की इशू हो गई तो वो यहाँ इलाज नहीं कराएगा, वो भाग जाता है US या कहीं बाहर भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको अवेलेबल नहीं है। तो अगर मान लो कि बाहर जाने का चांस नहीं हुआ, जैसे कोरोना पीरियड की बात करें, बाहर जाने का चांस नहीं हुआ तो क्या होएगा? डेथ्स हो सकती है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश का पब्लिक फैसिलिटी अच्छा हो। भले ही मेरे जेब में पैसा है लेकिन अगर हमारे पब्लिक फैसिलिटी अच्छा नहीं है हमारे आसपास का, तो वो दिक्कत की बात हो सकती है, ठीक है। इसके बाद सो इनकम कांट प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन। अच्छा, मैंने ये एक पॉइंट ऐड किया यहाँ पर कि जैसे अभी कोविड-19 कोरोना का केस है, ठीक है, तो हमारे पास पैसा हो कि हम क्या कर पाएंगे अगर ये चीज़ ये हो रही है। अगर हमारा मेडिकल साइंस या कुछ ऐसा कर पाते, जो हो रहा है ऑलरेडी, अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे, वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, तो सिर्फ पैसे से ये सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, ओके। सब चीज़ें नहीं सही की जा सकती, ओके। कमिंग टू दिस BMI, क्या है ये BMI? इट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बेसिकली फिटनेस के ऊपर है थोड़ा। सो बॉडी मास इंडेक्स
फाइंड्स नरिशमेंट लेवल इन द एडल्ट्स, ठीक है, नरिशमेंट लेवल कैसा है वहाँ पर वो बताता है, ठीक है। जो ओवर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। सो बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला है वेट इन केजी और हाइट इन मीटर और उसका स्क्वायर। मान लो किसी पर्सन का वेट इन केजी है 80 केजी वजन है, ठीक है, और हाइट जो है अगर मीटर में कैलकुलेट किया जाए तो मान लो कि वो 2 मीटर है, 2 मीटर। अच्छा, उसका स्क्वायर भी करना है तो कितना हो जाएगा 80/4, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। तो इसका BMI कितना आया, इस पर्सन का BMI कितना आया 20। अब ये सही है कि मतलब अभी सही अच्छा है कि नहीं है वो देखो। अब तो इधर देखो, इफ BMI इज लेस देन 18.5 वो पर्सन क्या है, अंडर नरिश्ड है। अगर उसका BMI 18.5 से कम आ रहा है मतलब उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा, कम नरिशमेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का BMI 25 से ज़्यादा आ रहा है तो वो ओवरवेट है, जैसे आजकल मेरा भी चल रहा है, तो ये ओवरवेट है, ठीक है। तो यानी ज़्यादा कैलोरीज ले रहा है। और जैसे हमने बताया इस पर्सन का कितना आया 20 आया। अब एक्चुअली ये इसका मैंने हाइट बहुत ज़्यादा ले लिया, ये 200 मतलब कि 6.5 फीट के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर। सो तो उस हिसाब से इसका BMI कितना है 20 आया, विच इज़ बेटर। कितना है देखो 18.5 से ज़्यादा और 25 से कम, काफ़ी अच्छा BMI है इसका, ठीक है। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। अच्छा, जो रेशन शॉप होते हैं, राशन की दुकानें होती हैं जहाँ पर कम दाम में जो अनाज है वो मुहैया कराए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। सो PDS सिस्टम जो है इट इज़ इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन सम स्टेट्स, इम्प्रूविंग द BMI। तो उससे क्या होगा, खाना पीना प्रॉपर मिलेगा, नरिशमेंट सही रहेगा तो BMI जो है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो PDS सिस्टम है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है कुछ स्टेट्स में। अच्छा गाइज, यहाँ पर बात करते हैं अब फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और वो कैसे अचीव किए जा सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हमको पता है, हमने साइंस में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे हमको बेनिफिट मिले और हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ छोड़ सकें उनके लिए, है ना, उनके लिए भी बेटर एनवायरनमेंट या बेटर जो रिसोर्सेज है वो छोड़ सके। सो डेवलपमेंट इन कंसिडरेशन विद फ्यूचर एंड नेचर, नेचर को भी ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब हम पोल्यूशन ना करें, अच्छा डेवलपमेंट करें और फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। सच डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब हमको हमारी नीड्स भी मिल जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी नीड्स मिलती रहे, ऐसा डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, कैसे अचीव किया जा सकता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का मॉरल यूज करना, है ना, जितनी जरूरत है उतना यूज करो, एक्स्ट्रा क्यों यूज करना, ठीक है। नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमको एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना, ज़्यादा सॉरी पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, पोल्यूशन नहीं करना है, ओके। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो यानी फ्लोरा और फाउना को बचाना है, हम ही उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उससे प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद मॉरल यूज इवन ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, मैं बताऊंगा अभी वो इनएग्जॉस्टिबल। वैसे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब जैसे विंड या सोलार एनर्जी, ठीक है, तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, पर इसको भी ढंग से यूज़ करना, ऐसा नहीं कि आप वेस्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को, ओके। इसके बाद मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, पूरा सॉइल को ख़राब नहीं करें। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। ये सब ये देख लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल, इन नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर फिर अवेलेबल किए जा सकते हैं, है ना। ऐसे जो नहीं किए जा सकते जैसे क्रूड ऑयल, ओके, विच कैन बी रीप्लेनिश्ड बाय नेचर बट कैन बी रीयूज, ठीक है, रीयूज किया जा सकता है, रिप्लेनिश। इसके बाद विच गेट एग्जॉस्टेड, जो चीज़ एग्जॉस्ट हो सकती है और उसको बहुत टाइम लगता है उसको वापस ये करने में या वापस ले आने में, सो दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है।
गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।